आदरणीय सिस्टर शिवानी, आपसे बात को सुनने में इतनी हम अंदर तक खो जाते हैं, इतनी गहरी बातें आप इतनी सरलता से कह देती हैं कि लगता है कि यही तो सारी बात है जो हम सबको सीखनी और सिखानी है। और आपने जो 2-3 बातें कही वो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इससे मुझे एक चीज तो लगी कि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम बहुत सही लाइन पे काम कर रहे हैं। यही बातें हम बच्चों को कहने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने जब कही है, मुझे लगता है इसका जो इम्पैक्ट अब बच्चों पे आएगा वो बहुत ज्यादा गहरा आएगा। और आपने कहा जो टैलेंट और स्किल्ड जो कॉर्पोरेट हाउसेस जो अभी तक मांगते थे, और अब स्पिरिचुअल क्वेश्चन की वो लोग बात करने लगे, तो उसकी कहीं ना कहीं जो ये बात में, ये समय में जो बदलाव लाने की जो बात है, मुझे लगता है इसमें आपने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। इसमें इस बात से मतलब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपका रोल रहा। और एक छोटी सी लॉ के साथ हम बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी आगे बढ़ रहे हैं, और आपके सानिध्य में मुझे लगता है कि ये काम हम बहुत अच्छे से आगे कर पाएंगे। तो एक कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगी कि आपने बच्चों के लिए जो बातें बताई, एक चीज हम आज के टाइम में बच्चों के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनमें एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। और ये इस बात को लेकर पेरेंट्स भी बहुत परेशान है, हम टीचर्स भी इस चीज को देख के बड़े परेशान है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते इन यंग माइंड्स को कैसे इस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के लिए हम बताएं कि जो हम हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो लगी हैं हमें आज यहाँ तक पहुंचाने में। ये फीलिंग कैसे डेवलप की जाए बच्चों। आप देखिए, अगेन हमें अपने ही जीवन के साथ कंपेयर करना होगा। पास्ट में हमारे पास कम था, बाह्य चीजों में हमारे पास कम था, राइट? लेकिन हमें बहुत शुक्राना था उसका जो हमारे पास था। आज हमारे पास ज्यादा है, लेकिन हम अभी भी शुक्राना नहीं है उसके लिए, क्योंकि हम अपने ज्यादा को भी किसी और के साथ कंपेयर करते हैं और हमें लगता है कि मुझे और ज्यादा होना चाहिए। जितना यहाँ हम कमजोर होंगे, उतना हम शिकायत ज्यादा करेंगे, शुक्रिया कम। शुक्रिया कम। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कोई भी करके देख सकता है। सबसे पहली चीज, सुबह की दिन की शुरुआत शुक्रिया से कीजिए। द फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग शुड बी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। सारा दिन में शिकायत तो बहुत चीजों के लिए हम कर देते हैं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं, वैसा नहीं। सुबह की शुरुआत परमात्मा को शुक्रिया। सेकंड, अपने तन और मन का शुक्रिया। आज हमारा मन और शरीर ठीक है, इसलिए तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन हम इसका शुक्रिया कब करते हैं? आज थोड़ा सा दर्द हो जाए तो हम शिकायत बहुत कर देंगे, हाय मेरा ये दर्द हो रहा है, हाय मेरा ये दर्द हो रहा है। लेकिन जिस दिन नहीं दर्द हो रहा था, हमने उसका शुक्रिया नहीं किया। तुम सुबह से शाम तक इतना काम किया। हमारे नल में रोज सुबह पानी आता है, हम कभी पानी का शुक्रिया नहीं करते। लेकिन जिस दिन पानी नहीं आता है, उस दिन हम काफी परेशान हो जाते हैं और शिकायत करते हैं। So when we have something, we're not grateful for it. जिस दिन वो नहीं है, we complain about it. तो अगर हमें अपने शुक्रिया की वाइब्रेशन को बढ़ाना है, तो कुछ समय के लिए हमें रोज कॉन्शियसली शुक्रिया करना पड़ेगा। ये जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं ना, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, कैसे सिखाते हैं? नहीं तो वो बच्चा तो थैंक यू बोलना सीखेगा ही नहीं। हम थैंक यू बोलना सिखाते हैं। इसी तरह हमें खुद को खुद थैंक यू बोलना सिखाना होगा, ग्रैटिट्यूड सिखाना होगा। कि सुबह परमात्मा का शुक्रिया, अपने तन और मन का शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया। ये कोई जाकर थैंक यू नहीं बोलना है किसी को, यहाँ पर करना है। यहाँ पर शुक्रिया करना है कि परिवार मेरा कितना ध्यान रखता है, परिवार मुझे कितना सम्मान देता है, कितना प्यार देता है, मेरा कितना भाग्य है, मेरे पास परिवार है। अब कोई कहेगा नहीं, लेकिन मेरा परिवार तो मुझे तंग करता है, मुझे ये करते हैं, मुझे वो करते हैं। लेकिन उनकी अच्छी चीजें गिनकर उसका शुक्रिया। जिनके साथ हम काम करते हैं उनका शुक्रिया। प्रकृति का शुक्रिया। साधन जो हमारे पास सारे हैं उसका शुक्रिया। तो कम से कम दिन के पहले 2 मिनट हमें शुक्रिया के साथ स्टार्ट करना है। ये एक वाइब्रेशन है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे रेडियो है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। हम जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करेंगे, फिर अगले कुछ घंटे हम उस फ्रीक्वेंसी पे ही चलते जाएंगे। इसी तरह अगर हम सुबह सुबह शुक्रिया की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो गए, तो फिर हम सारा दिन में शुक्रिया ज्यादा करेंगे। यहाँ तक कि जड़ चीजों का भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि जड़ चीजों के साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप बनता है। हम रात को अच्छा सोए, उसके लिए हमारा बिस्तर का शुक्रिया। अगर हमने कमरे में एसी चलाया था तो उसका शुक्रिया। फिर हमारे पास फोन है, उसका शुक्रिया। हमारे पास गाड़ी है, उसका शुक्रिया। देयर इज सो मच सो मच सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर।
अगर हम सब चीजों का शुक्रिया करते हैं, हमारा हर चीज के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। अपने मन और शरीर के साथ, परमात्मा के साथ, लोगों के साथ, जड़ चीजों के साथ भी। हर एक चीज के साथ शुक्रिया। समय का भी शुक्रिया। समय के लिए, समय के साथ भी एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाने की जरूरत है। आजकल हमारा समय के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। हम समय को बहुत मतलब शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, मुझे ये करने को टाइम नहीं मिलता। यू सी, whenever we are talking about time, we are complaining। तो हमारा समय के साथ भी एक रिश्ता होता है। वो समय के साथ रिश्ता तो तभी होगा अगर हम समय का शुक्रिया करें। जो समय हमारे जीवन में चल रहा है उसका शुक्रिया करें। इस साल को ही देख लो, सारे बार बार 2020, ये साल तो गया, इस साल में तो कुछ अच्छा होना ही नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। हम बार बार उस साल के बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। और जितना हम ऐसा कर रहे हैं, कोई ना कोई और बात होती जा रही है, कोई ना कोई और बात होती जा रही है, एंड फिर हम और वैसा बोलते हैं, फिर और बात होती है। इट गोज इनटू अ विशियस साइकिल। हम ये कह सकते हैं कि 2020 मेरा अब तक का बेस्ट ईयर होगा। ये साल मुझे मिरेकल क्रिएट करना है, क्योंकि मिरेकल तो मन की स्थिति से क्रिएट होता है। बाहर के क्राइसिस से थोड़ी जीवन बदल सकता है कभी। ये है समय के साथ एक रिश्ता। तो ग्रैटिट्यूड तो सब चीज के लिए हो सकता है। और सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड किसके लिए? जो लोग हमें तंग करते हैं, जो लोग हमारे जीवन में विघन डालते हैं, जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड उनके लिए। जो मुश्किल परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड उनके लिए। क्योंकि अगर वो नहीं आती तो हम स्ट्रांग कैसे बनते? अगर वो नहीं आते तो हमारी एडजस्टमेंट पावर कैसे बढ़ती? अगर वो नहीं आते तो हमारी ह्यूमिलिटी कैसे बढ़ती? हमारा ईगो ही बढ़ता जाता कि हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं। तो जो लोग हमें तंग करते हैं, जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं, जो हमारे जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, उनका तो सबसे ज्यादा शुक्रिया कि आप आए तो हम और आगे बढ़े। आप आए तो हम और आगे बढ़े। अगर आप न आते तो हम तो जहाँ थे वैसे ही रह जाते। इसलिए जो बहुत अच्छा चल रहा है उसका शुक्रिया, जो अच्छा नहीं चल रहा है उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि वो हमें और आगे बढ़ाता है। इसलिए जीवन में सब कुछ शुक्रिया, ये करना पड़ता है। ये करना है, ऐसे ही नहीं आएगा। जब यह शक्ति कम होगी तो शिकायत नेचुरल होगी। जब शक्ति बढ़ेगी, शुक्रिया नेचुरल होगा। तो या तो शक्ति को बढ़ाए तो शुक्रिया बढ़ जाएगा, या शुक्रिया बोलना शुरू कर दे तो शक्ति बढ़ जाएगी। सो विच एवर वे वी वॉन्ट टू गो। बट दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। बहुत ही, बहुत सहजता से आपने ये बातें बता दी। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, दीदी, वो पूछना चाहती हैं कि वो अपनी जैसे जीवन में पीसफुली रहना चाहती हैं, और लेकिन वर्ड पे मतलब उसकी लाइफ में कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा आता है कि जो सामने जिनसे वो डील कर रही हैं, कुछ ऐसी गलत चीजें उनकी तरफ से हो जाती हैं कि वो नहीं कर पाती, फिर वो शांति नहीं रह पाती। तो उन्होंने एक वर्ड भी यूज किया है कि हाउ हाउ कैन वी गेट मूव्स। तो आप इसको भी आंसर करें। हाउ कैन वी गेट हाउ कैन वी गेट अस अवे फ्रॉम ऑल दिस, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर वैल्यूज, एंड हाउ कैन वी गेट मोक्ष इन द एंड ऑफ आवर लाइफ। हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा एक्चुअली मोक्ष क्यों चाहिए? हाँ, है। एक जीवन बहुत सुंदर है जो मिला है। जीवन से परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि मोक्ष मतलब जब यहाँ ये सब कुछ जो चल रहा है ना, इससे हमें बस पार होकर कहीं और जाना है। कहीं जाना नहीं है। यहाँ पर रहकर सही जीवन जीने का तरीका सीखना है। बाहर मुश्किलें हो सकती हैं। मुश्किलें क्यों हैं? सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे। दैट इज द ओनली थिंग। तो लोगों ने अपने वैल्यूज को छोड़ देते हैं। रिस्पेक्ट करना, वैल्यू छूट गई। एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे से व्यवहार करने का तरीका, समझ होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शक्ति नहीं। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है, शक्ति नहीं है। समझ तो सब कुछ है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन शक्ति नहीं है। तो एज अ सोसाइटी, बिकॉज हम अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे हमारी फैमिली लाइफ में हो सकता है, चाहे हमारे वर्क प्लेस पे हो सकता है, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। लेकिन हमें उससे कहीं जाना नहीं है। हमें ये भी नहीं सोचना है मुझे इस सब से निकल के कहीं मोक्ष मिल जाए, वो भी नहीं करना है। हमें अपने आप को एनर्जाइज करना है। आप 3 मंथ्स का होमवर्क करिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह।
कि आप 3 महीने डेली स्पिरिचुअल स्टडी मेडिटेशन करके अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। जब आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, 3 महीने के बाद वो लोग वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। हो सकता है 3 महीने में और थोड़ा पीछे चले गए हों, क्योंकि बैटरी तो डिस्चार्ज ही होगी ना थोड़ी थोड़ी अगर चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आप एनर्जाइज हो गए होंगे, आपको वो लोग वैसे मुश्किल लगेंगे नहीं जैसे पहले लग रहे थे। वो लगेंगे नहीं। आप देखिए, गाड़ी है, हम सब कार चलाते हैं, लेकिन हर एक उतना अच्छे से नहीं चला सकता है। तो अगर मुझे गाड़ी चलानी आती है तो मुझे बस बेसिक बेसिक आती है कि ऐसे 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 जाना है। लेकिन हम कई जगहों पर जाते हैं, लोग इतनी पतली सड़क पर, पहाड़ी रास्ते पर ऐसे ऐसे भी चला सकते हैं ना। लेकिन वो कैसे चला सकते हैं, हम क्यों नहीं चला सकते हैं वैसे वाला? क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस करने की वजह से वो किसी भी इलाके में चला सकते हैं, कितनी भी मुश्किल गलियों में जा सकते हैं। लेकिन हम जब वो गलियों को देखते हैं तो हम कहते हैं मुझे नहीं गाड़ी चलानी, मुझे चलानी नहीं है गाड़ी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है वो मुश्किल रास्तों में जाना। लेकिन गाड़ी नहीं चलाना वो सोल्यूशन नहीं है। उस मुश्किल रास्तों में गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करना वो सोल्यूशन है। अगर वो चला सकते हैं तो हम भी चला सकते हैं। उन्होंने प्रैक्टिस किया, हमने नहीं किया। हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें भी आ जाएगा। तो रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ड्राइवर मुश्किल से मुश्किल रास्तों में भी बहुत अच्छा जा सकता है। सेम फॉर अस, सेम फॉर अस। और जब हमारा वर्तमान जीवन ब्यूटीफुल होगा, तब जो इसके बाद होगा वो ब्यूटीफुल होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो होगा वो तब ब्यूटीफुल होगा अगर प्रेजेंट ब्यूटीफुल होगा। तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, तो या तो हम एक अगले शरीर में जाएंगे, वो भी हम अपने कर्म और संस्कार लेकर जाएंगे। और अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, तो भी ये वर्तमान जीवन बहुत सुंदर होना चाहिए, ताकि आप अगला शरीर ही ना ले। लेकिन दोनों चीजों के लिए फोकस तो सिर्फ प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा, कि प्रेजेंट में हमारे कर्म और संस्कार श्रेष्ठ हो। ये नहीं हम कह सकते कि मुझे ये जीवन में जीना ही नहीं करना है। रास्ते कितने भी मुश्किल हो, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाकर उन रास्तों पर सही ड्राइव करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जब आप अभी बता रही थी तो आपने दो शब्द यूज किए थे, एक तो एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशंस। तो इन दोनों बातों पे थोड़ा सा और गहराई से बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, कि कुछ एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है सही होती हैं, वो रिश्तों में भी होती हैं, हम अपने जिनके साथ काम कर रहे हैं उनसे भी होती है। तो क्या ये एक्सपेक्टेशंस गलत हैं, या हम एक्सपेक्ट बिल्कुल करें ही ना? है। एक्सपेक्टेशन मतलब कि मेरे मन की स्थिति दूसरे के कुछ करने पर डिपेंडेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में सपोज आपने कहा, सपोज आपके बच्चे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो एक पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर तरीके से करे। लेट्स से सिंपल चीज वो अपना कमरा ही ठीक कर ले, दूसरी सिंपल चीज वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ले, तीसरी सिंपल चीज कि वो आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात करें। और कितनी बेसिक एक्सपेक्टेशन है ना, ये तो कोई मतलब एकदम बेसिक चीज है। तो वो ऐसा करें, ये बात अच्छी है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और हम डिस्टर्ब हो गए, प्रॉब्लम वहां आ रही है, राइट? तो इवन अ सिंपल चीज लाइक आप अपना रूम ठीक कर दो, बहुत अच्छी बात है। हमें उनको रोज बताना है अपना रूम ठीक करो, रूम ठीक करो। लेकिन हमारे मन की स्थिति उनके रूम ठीक करने पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो हुआ तो फिर आप अगर नाराज हो गए या आप गुस्सा हो गए या आपका मूड खराब हो गया, और जब आपने गुस्सा कर दिया, फिर उन्होंने भी ऊपर से गलत तरह से बात कर दी, फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट भी हो गई, फिर आप और उदास हो गए, फिर आपने कहा मेरे जीवन का फायदा क्या है, मेरे बच्चे मुड़कर मुझ पर ऐसे, फिर लाइफ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल completely, because I expected them to be a certain way, and because they were not that way, I got disturbed. तो एक्सपेक्टेशन मीन्स आप किसी के लिए एक शुभ भावना रखें कि ये ऐसा करें, लेकिन आपके मन की स्थिति उनके वो करने पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। दैट इज वेयर एक्सेप्टेंस हैज टू कम। क्योंकि हमारे मन की स्थिति अगर उनके करने पर डिपेंडेंट हुई, तो हमारे मन की स्थिति सारा दिन हिलती रहेगी। क्योंकि एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक दो लोगों से थोड़ी होती है, एक्सपेक्टेशन तो सबसे है। एक्सपेक्टेशन तो रोड पे गाड़ी कैसे चला रहे हैं, साइकिल कैसे चला रहे हैं, उससे भी है। एक्सपेक्टेशन तो सरकार देश कैसे चला रही है उस पे भी है। एक्सपेक्टेशन तो हर एक से है, एंड वी वांट एवरीबॉडी टू बी आवर वे। वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा।
तो एक्सेप्टेंस मीन्स ये नहीं कि आप कुछ भी करो, एक्सेप्टेंस मीन्स मेरा माइंड आपके व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं होगा, दैट इज एक्सेप्टेंस। द एक्सपेक्टेशन मीन्स मेरा माइंड लोगों पर डिपेंडेंट हो गया, फिर हमारी शक्ति घट जाएगी। तो आप उनको राय दीजिए, रोज राय दीजिए, दिन में कई बार राय दीजिए, लेकिन अगर वो आपकी राय को मानते नहीं, अपने मन को राय दीजिए स्थिर रहने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज एक्सपेक्टेशन एंड एक्सेप्टेंस। एक प्रश्न और मेरे मन में आ ये रहा है। जी सर, आप पूछना चाह रहे हैं? प्लीज सर, आप पूछें। हाँ, मैं इसी में थोड़ा कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ सिस्टर से कि जो एक्सपेक्टेशन हमारी है, दूसरों के साथ जो एक्सपेक्टेशन है, अगर हमारे आचरण में वो है, तो शायद मुझे लगता है कि हमें दूसरों को कहना नहीं पड़ेगा कि आप ऐसे करें, और हमारे आचरण से ही अगर वो उनको ऐसा सीख मिल जानी चाहिए, तो हमें अपना आचरण भी दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा बनाना होगा। हमें अपने आचरण पे तो अपनी आचरण अच्छा भी तो हर एक अपने आप चूज करेगा ना। मेरे लिए जो डेफिनेशन ऑफ अच्छा हो, नॉट नेसेसरी मेरे आसपास के लोगों की डेफिनेशन के लिए भी वही चीज अच्छी हो। हर एक की रेफरेंस अपना होता है। जैसे हम एक शब्द ले ऑनेस्टी, हम एक शब्द ले सिंसियरिटी, हम एक शब्द लेते हैं पंक्चुअलिटी, ये हर एक के पास है ये संस्कार, लेकिन हर एक की डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग होती है। जी लेकिन हम ये चाहें कि दूसरे, सपोज एक प्रोग्राम 6 बजे है, तो किसी की डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी होगी 15 मिनट पहले पहुंचना, किसी की डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी होगी एग्जैक्ट डॉट 6 बजे पहुंचना, किसी की डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी होगी चलते हैं पूरे 6 बजे, थोड़ी कुछ शुरू होता है तो 6:05 पे चलते हैं, 6:10 पे चलते हैं। अब वो तीनों अपने आप को पंक्चुअल बोलते हैं, तीनों को लगता है कि हमारे पास पंक्चुअलिटी का संस्कार है, लेकिन इन तीनों में से राइट कौन है? वो तीनों ही राइट है, लेकिन उन तीनों का डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी अलग है। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर हम 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो मतलब सब लोग 15 मिनट पहले आने चाहिए, वो फिर थोड़ा सा, वो वैल्यू मेरी है, तो मुझे अपने वैल्यू पर चलना है। औरों को राय देनी है कि जल्दी आने से आपको पता है कितने बेनिफिट होते हैं, लेकिन अगर वो लेट आए तो मेरे माइंड को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर मेरा माइंड किसी से डिस्टर्ब हुआ तो मेरी वैल्यू का नुकसान हो जाता है। जैसे कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन अगर कोई और ऑनेस्ट नहीं होता तो उनको गुस्सा बहुत आता है, तो फिर वो बहुत प्यार से कहते हैं। अगर कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उनकी ऑनेस्टी की वैल्यू ही उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो दिन में इतनी बार इसीलिए गुस्सा कर देते हैं क्योंकि सामने वाले के पास ऑनेस्टी की वैल्यू नहीं थी। सो हमारी वैल्यू हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि जो वैल्यू हमारे पास है दूसरे के पास डिफरेंट होगी। इट डज नॉट मीन हु आई एम एवरीवन शुड बी लाइक दैट, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हर एक के संस्कार डिफरेंट, कम ज्यादा अलग, वी आर ऑल डिफरेंट, तो वो डिफरेंस को एक्सेप्ट करना होता है। जी सर, जी सर। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं सिस्टर। जी सर। सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे। सर आपका माइक ऑन है। सॉरी, आ अब रही है आवाज आ सर? रही है? हाँ, जी सॉरी। जी जी सर। दीदी दीदी, हम हमारे शरीर से जो मन को संवेदना मिलती है, वो मैं मेरे विचार से बताऊं तो 3 तरह से मिलती है। कि एक, मेरे शरीर के अंदर कोई तकलीफ है तो वो मन तक पहुंचती है, जैसे कोई कहीं दर्द है ये। एक दूसरा है कि वातावरण में कुछ हो रहा है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, वो संवेदना मेरे मन तक पहुंचती है। और तीसरे, किसी व्यवहार की वजह से वो जो संवेदना है मेरे मन तक पहुंचती है। क्या ऐसा संभव है कि मैं इन सभी संवेदना को अपने मन तक पहुंचने नहीं दूं, उसको रोक पाऊं? उसका प्रभाव हमारे मन पर कितना पड़ता है, और ये सब हम प्रैक्टिकली में देखते हैं ना अपने चारों तरफ। कुछ लोग होते हैं जिनको 100 बुखार है, लेकिन वो बहुत हाय हाय करते हैं, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ। बुखार तो 100 है, कल परसों तक ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका मन ज्यादा दुखी होता है। तो मन कमजोर है तो शरीर की बीमारी का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। और कोई और होगा जो बहुत
बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी से चल रहा हो, या कोई एक बीमारी की बड़ी एडवांस स्टेज में हो, कोई एक ना इलाज होने वाली बीमारी से भी ग्रसित हो, लेकिन उसका मन बहुत खुश है। आप उससे पूछो क्या हाल चाल है, कहते बहुत बढ़िया, आप सुनाओ आपका क्या हाल चाल है। उनके चेहरे से नहीं दिख सकता कि उनको इतनी बड़ी बीमारी है। उसको 100 बुखार था लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी बीमारी है, उसको बहुत बड़ी बीमारी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा खुश कोई नहीं है। तो शरीर और मन, तो मन की स्थिति का असर शरीर पर पड़ता है, लेकिन शरीर का असर मन पे कितना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि माइंड कितना पावरफुल है, कितना कमजोर है। क्योंकि इट इज माइंड ओवर मैटर, मन का असर शरीर पर और शरीर का मन पर। लेकिन मन कमजोर होता है तो थोड़ा सा दर्द भी नहीं सहन कर पाता है। और मन शक्तिशाली हो, हमारी दादी जानकी जी थी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, अभी मार्च में शरीर छोड़ा 104 साल की आयु में। लेकिन उनका शरीर शुरू से कुछ ना कुछ कभी कभी कुछ कुछ करता था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर की व्याधि को कभी भी अपने मन की स्थिति पर प्रभाव डालने नहीं दिया। इवन लास्ट मतलब 85-90 की एज के बाद भी हमने इतनी बार देखा कि उनको कहीं जाना था, ट्रैवल है, फ्लाइट भी सब बुक है, और एक दिन पहले वो शरीर को कुछ होता है तो डॉक्टर कहते हैं आप नहीं जा सकते, आप अपना प्रोग्राम को कैंसिल कीजिए। तो वो उनको हाँ ऐसे करती हैं, कहती हाँ हाँ ठीक है। सुबह उठते हैं और कहते हैं चलो हमको तो जाना है। सो हर माइंड वाज सो पावरफुल कि वो शरीर की कोई भी चीज को, माइंड पर असर नहीं, माइंड से शरीर को चला दिया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हम अपने माइंड को कितना पावरफुल बना रहे हैं। उतना हमारा शरीर का असर हमारे मन पर नहीं, हमारे मन का असर हमारे शरीर, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो दूसरे पर हावी हो जाएगा। तो मन शरीर पर हावी होना चाहिए, शरीर मन पर नहीं। थैंक यू हाँ जी।